हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सैंपल पेपर 7। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू सेक्शन से। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बारे में फिर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है इट वॉज वॉल्ड, वो चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ था। एंड इट वाज स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, और वो क्या है, स्मॉल था लेकिन हाई पार्ट पे था। तो वो कौन सा एरिया है, तो ये देख के आप बता सकते हो ये है सिटाडेल। यहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड हो रखा है, ये ऊंचाई पर स्थित हुआ करता था, लेकिन ये जो एरिया होता था ना, ये छोटा हुआ करता था। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिटाडेल। आंसर डी इज करेक्ट। देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज नोन फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स है ना, उस पे नजर डालनी है। तो जहां पे शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था, तो वो कौन सा एरिया था, तो वो एरिया था नागेश्वर एंड बालाकोट। तो आप यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे बालाकोट दे रखा है, यहाँ पे ये कोस्टल एरिया था और यहाँ पे शीप संख्या वगैरह ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए शेल मेकिंग का काम यहाँ पे होता था बीड्स प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले किसने डेसिफर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जेम्स प्रिंसेप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली डिफाइन द टर्म यवना। तो आपको बताना है कि यवना का मतलब क्या होता है। तो पहला है मेजर पोर्ट सिटी इन द ईस्टर्न इंडिया यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग विद साउथ एशियन कंट्रीज, ये नहीं होगा। ठीक है, द अर्ली किंगडम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी नहीं है। द टर्म यूज्ड टू डिनोट, ये भी नहीं है। संस्कृत वर्ड, यवना जो है ना, वो एक संस्कृत वर्ड था स्टूडेंट। एंड ये ग्रीक्स जो लोग आते थे ना बाहर से, जो यूनानी लोग आते थे, उन लोगों के लिए यूज किया जाता था। जो भी पर्सन नॉर्थ वेस्ट से एंट्री करता है हमारे देश के अंदर, तो उनको यवन करके बोला जाता था। ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड था। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट द गिवन इमेज ऑफ तीर्थंकारा एंड आइडेंटिफाई द इंडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद दिस इमेज। तो आपको ये इमेज देखनी है और आपको बताना है कि ये कौन से स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और ये जो तीर्थंकारा दे रखे हैं, तीर्थंकारा किसमें होते थे, ये जैन धर्म में होते थे। ठीक है ना, तो जैसे इनकी रियल इमेज इस तरीके की है कुछ, तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो मथुरा के अंदर जो इस तरीके की मूर्तियां हैं, ये कुषाण डायनेस्टी के जो राजा थे ना, राजा कनिष्क, उन्होंने बनवाई थी। और ये जो मूर्तियां हैं, ये बुद्धिज्म से और जैनिज्म से दोनों से रिलेट करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तीर्थंकारा के बारे में बोल रहे हैं, तो ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। देन आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। आंसर बी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट पर्शिया वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अल बिरूनी। तो अल बिरूनी ने किस चीज को कंसिडर नहीं किया था, कौन सी कैटेगरी को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो ये है चिल्ड्रन एंड विमेन। ओके, आंसर डी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर के अंदर ट्रैवल करने के लिए, तो आपको बताना है इनमें से कौन है। तो थॉमस रो ये तो नहीं है, ये तो अलग है, ब्रिटिशर से रिलेटेड पर्सन थे, ये जहांगीर के समय पे आए थे। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए थे, ये भी गलत हो जाएगा। विलियम हॉकिंस ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, ये नहीं थे इस समय पे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, हमारा आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल रज्जाक। एंड एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीराबाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बताना है भाई आपको मीराबाई के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखेंगे। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेवाड़, ये तो बिल्कुल सही है, वो एक राजकुमारी थी मेवाड़ की। एंड सेकंड बोल रहा है शी रिकॉग्नाइज्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर, तो वो लॉर्ड कृष्णा को अपना लवर, अपना प्रेमी मानती थी, ये भी बिल्कुल सही है, शाम की दीवानी जिसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड बोल रहा है शी वॉज ए फॉलोवर ऑफ निर्गुण भक्ति, ये तो गलत हो जाएगा, निर्गुण भक्ति से थोड़ा ना वो बिलोंग करती थी, ये तो सगुण भक्ति से बिलोंग करती थी। ये ना अपने हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति जो है हमेशा रखती थी। ठीक है, और उनके ही गाने गाती थी, चारों तरफ बैंटरिंग करती रहती थी, यही इनका भक्ति करने का तरीका था। ठीक है, तो सगुण भक्ति से रिलेट थी, निर्गुण से नहीं थी। एंड सूरदास वॉज हर प्रेसिपिटेटर, तो ये भी गलत है, इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम था रविदास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा करेक्ट है, 1 and 2 इज करेक्ट। तो 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर
विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको इसको पढ़ना है और आपको ये पर्सनैलिटी बतानी है कि ये मुगल एम्पायर से रिलेट करते थे। तो पहला है ही डिफीट्स इब्राहिम लोदी द दिल्ली सुल्तनत और एट पानीपत। तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, ठीक है, पानीपत के युद्ध में। एंड सेकंड है ही बिकम्स द फर्स्ट मुगल एम्परर। और मुगल एम्पायर की जो नींव रखी थी ना, ये कौन से पर्सन ने रखी थी, तो ये थे बाबर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इन्होंने हमारे भारत में आके 4 युद्ध लड़े थे। एक है पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध, ठीक है। हम जो है कैसे याद करते थे इसको, पानी पी के खाना खाया और चुंदड़ी ओढ़ के घाघरा पहना, इस तरीके से एक ट्रिक बना ली थी, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना के याद कर सकते हो उनके चारों युद्ध। उसका 10th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 लेबल असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो पहला असर्शन क्या बोल रहा है, ट्रैवलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। तो ट्रैवलर्स जो है वो वर्ल्ड से आ रहे थे विजयनगर एम्पायर में ट्रैवलिंग करने के लिए, विजिट करने के लिए, है ना, इसको देखने के लिए साइट को। ये सही है, तो ये भी सही है बिल्कुल। एंड जो रीजन है ये क्या बोल रहा है, कृष्णदेव राय's वर्क अमुक्तमाल्यदा एडवाइस किंग्स टू टेक केयर ऑफ फॉरेन सेलर्स एंड ट्रैवलर्स। तो ये भी सही है, जो कृष्णदेव राय की जो बुक थी ना, जिसमें इन्होंने लिखा था कि किस तरीके से फॉरेन सेलर्स एंड ट्रैवलर्स को टेक केयर करना है, तो ये भी सही है। ये बुक का नाम था अमुक्तमाल्यदा। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, रीजन इसका करेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 11th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, द डिडक्टिव इंफॉर्मेटिव सेक्शंस ऑफ द महाभारता एडेड इन 200 to 400 CE largely resemble विच एंशियंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो डिडक्टिव पोर्शन है ना महाभारत के अंदर जो लिखा गया है, जो एक इंफॉर्मेशन देता है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मनुस्मृति से, ठीक है। एक नरेटिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। नरेटिव में क्या होता है, हम कहानियों के मतलब कहानियों के माध्यम से हम कोई चीज समझाते हैं, एंड डिडक्टिव जो उपदेश या इंफॉर्मेशन के द्वारा हम कोई चीज समझाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो तरीका हमने मनुस्मृति से लिया है, महाभारत के अंदर है ये। एंड 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड। तो यहाँ पे मतलब जो कौन थे वाइसराय 1857 के रिवोल्ट के समय पे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। आंसर बी इज करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले डलहौजी थे। एंड 13th क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बुद्धास फॉलोवर्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है बुद्धास फॉलोवर से रिलेटेड। तो पहला बोल रहा है बुद्धास फॉलोवर्स वर किंग्स एंड गृहपतिस ओनली, ऐसा तो कुछ था नहीं, ठीक है। बी वाला जो बोल रहा है वर्कर्स स्लेव्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर्कड इन द संघास, ये भी गलत है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं थी कि इसी तरीके के जो लोग हैं इनके संघ में रहेंगे। एंड सी बोल रहा है फॉलोवर्स वर रिगार्डेड एज इक्वल ऑन बिकमिंग भिक्षुस एंड भिक्षुनीज, ये बिल्कुल सही है। इनके संघ में जो भी पर्सन आएगा, तो अगर लेडी है तो उसको भिक्षुनी बोला जाएगा और अगर जेंट्स है तो उसको भिक्षु बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। एंड डी वाला तो फिर हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। एंड 14 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है बट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। चैतन्य महाप्रभु ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे बंगाल से। आंसर 2 है, मतलब इसका ए का 2 है। एंड बसावन्ना ये तो हमने कई बार पढ़ा है, लिंगायत से रिलेट है ना, जो वीर शिवा फॉलोवर्स हुआ करते थे, तो ये कहाँ से थे, ये कर्नाटका से थे। बी का 4 हो जाएगा। मीराबाई भाई श्याम की दीवानी है ना, तो ये राजस्थान से हो जाएगा। एंड बाबा गुरु नानक, तो इनको कौन नहीं जानता, ये तो भाई कोई भी बता देगा, ये पंजाब से रिलेट करते थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो है इसकी मैचिंग कर लेनी है। 15 क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस टेम्पल इज लोकेटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है इन स्टेटमेंट को और फिर बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट है, कौन सा टेम्पल है ये। तो पहला बोल रहा है इट इज अ टेम्पल ऑफ दुर्गा सूर्या, ठीक है। ये यहाँ पे दुर्गा माता की पूजा होती है, सूर्या ऐसे करके बोल रहे, मतलब नाम है दुर्गा सूर्या। एंड इट वाज बिल्ट बिटवीन द 7th and 8th century बाय द चालुक्यास डायनेस्टी। तो सबसे पहले आपको यही पता लग जाना चाहिए कि चालुक्य डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी, तो ये कर्नाटक में रूल करती थी। तो आप वैसे भी इसमें आंसर करेक्ट कर सकते हो अगर आपको कर्नाटक का पता हो तो। तो इसका आंसर हो जाएगा एहोल कर्नाटका, ठीक है। तो इसमें जो टेम्पल है ना वो कुछ इस तरीके का स्टूडेंट, ये जो टेम्पल है ये पूरा का पूरा मतलब इसमें वैष्णविज्म है ना, शैविज्म एंड शक्तिज्म एंड वैदिक, मतलब सारे जो ट्रेडिशंस है इसमें सब बिल्ट है, सारी डाइटीज जो है इसमें बने हुए हैं, अलग अलग भगवान बने हुए हैं अलग अलग रिलीजियस के, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एहोल जो प्लेस है ना, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी पाए गए हैं। पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य किंग थे ना, उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, तो उन्होंने ये टेम्पल जो है ये बनवाया है। एंड 16th क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द ट्राइबल्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ट्राइबल्स के लिए किसने मतलब बात की थी, किसने उनका पक्ष लिया था, तो ये थे जयपाल सिंह। आंसर ए इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इंट्रोड्यूस द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये किसने पास किया था, तो ये पास किया था जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 का समय था। ठीक है, उसी दिन हमारा जो प्रियम्बल है ना उसको भी अनाउंस किया गया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। 18th क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम द लैंड वर सर्वेड एवरी 30 ईयर्स। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में हर 30 सालों के बाद जो लैंड है उसका सर्वे किया जाएगा। 19th क्वेश्चन देखेंगे, नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशवा was the leader of dash during the revolt of 1857। तो नाना साहिब जो है ये किसके सक्सेसर थे, तो ये बाजीराव टू के सक्सेसर थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इन्होंने लीड किया था कानपुर से इस रिवॉल्ट को। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई वाज गांधी जी सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी अलाउड टू रीच डांडी। तो गांधी जी को ऐसा क्यों लग रहा था कि मतलब मुझे डांडी तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, है ना, इस तरीके की कुछ हैपनिंग हो जाएगी कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। क्यों उनको ये डर लग रहा था, तो ये डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो उनको अरेस्ट करने के लिए आ सकते हैं रास्ते में। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। एंड 21st लास्ट एमसीक्यू देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर ट्रू अबाउट द रोल प्लेड इन राजेंद्र प्रसाद एंड बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दोनों ही दिग्गज लीडर है हमारे देश के। तो पहला जो है इसमें बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रोल प्ले करते हैं, तो बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे। एंड बी में बोल रहा है राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी सही बात है। तो 11 दिसंबर 1946 को ये परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीड करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं स्टूडेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं सेक्शन बी में। फर्स्ट 22nd क्वेश्चन देख लेंगे, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एपिग्राफिस्ट। तो एपिग्राफिस्ट ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उसके बारे में आपको फोकस करना है। एंड 23rd भी देख लेंगे, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे 22nd का आंसर देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स जो है एपिग्राफिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्निकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना वो फेंट हो जाते हैं समय के साथ साथ, उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। वैसे एविडेंसेस जो है ना इंस्क्रिप्शन के बहुत अच्छे होते हैं, ये हमें बहुत ओल्ड हिस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो जैसे कि डैमेज हो जाते हैं ना, लेटर्स जो है बीच बीच में से ब्लर हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं और ये क्लियर नहीं दिख पाते हैं, जिससे मीनिंग समझ में नहीं आता है। एंड यहाँ पे क्या है कि जो चीजें जो कुछ चीजें जो है वो डिस्कवर्ड भी नहीं हो पाई हैं, डेसिफर्ड भी नहीं हो पाई हैं और ट्रांसलेट भी नहीं हो पाई हैं, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी रह गए हैं अभी। एंड यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम और है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, वो ये है कि हर चीज जो है वो इंस्क्रिप्शंस में नहीं बताई गई है। इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी, ये तो बताया गया है, लेकिन नॉर्मली जो है बाकी के लोगों की जो जिंदगी है वो सब नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसकी प्रॉब्लम्स में आप डाल सकते हो। उसके बाद 23rd क्वेश्चन बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो रन करती है, लोग जो है अलग अलग भांति भांति तरीके के लोग हैं, तो उनके भांति भांति तरीके के विचार हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक तो क्या है कि जो व्यू पॉइंट है मेंबर्स का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक दो लोग तो थे नहीं, है ना, 300 लोग बैठे हुए थे और सबके क्या है अलग अलग विचार है, सब अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनके अलग अलग डिमांड्स थी, अलग अलग राइट्स थे। ठीक है, कुछ लोग जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट से बिलोंग करते थे, तो ये भी एक फर्क पड़ जाता है ना। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कास्ट एंड रिलीजन सबका अलग अलग था, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी बैठे हुए हैं, फ्रैंक एंथोनी भी बैठे हुए हैं, तो अलग अलग धर्म से ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी अलग अलग जो राइट्स की डिमांड होती थी वो भी डिफरेंट होती थी। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ चर्चा फील्ड ऑफ लॉ में भी की गई थी, क्योंकि जो लॉयर्स थे ना, जो लॉयर्स एक्सपर्ट थे वो भी क्या है
डिफरेंट क्वेश्चंस उठाते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद उस पे डिबेट होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चलती हैं। मेन चीज यही है कि सबके ओपिनियंस को यहाँ पे सुना जाता है, देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्कशन करके चीजों को फाइनल किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की खासियत भी थी, इसलिए हमारा संविधान बनने में इतना टाइम लग गया। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज दामिन-कोह एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग। तो दामिन-कोह क्या था और ये किस तरीके से फॉर्म में आया, इसके बारे में आपको बताना है। एंड 25th क्वेश्चन देखेंगे। What do you think were the advantages and the disadvantages of closing agricultural land within the fortified area of the city of Vijayanagara? तो विजयनगर को जिस तरीके से फोर्टिफाइड कर रखा था 7 लेयर में, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको डालना है आंसर में। तो 24th का अगर हम आंसर देखें तो दामिन-कोह एक ऐसी जमीन थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ग्रांट की गई थी संथाल्स को, ठीक है। तो संथाल जो ट्राइब थी उनको दी गई थी, एग्रीकल्चर करने के लिए ये जमीन दी गई थी और इसको जो है डिक्लेयर कर दिया था दामिन-कोह के नाम से 1832 में। ओके एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस तरीके से दामिन-कोह को सर्व किया गया था, टू फोल्ड्स ऑफ द पर्पस। मतलब ब्रिटिशर्स के क्या पर्पस थे दामिन-कोह देने के। देखो ब्रिटिशर्स कभी भी भला तो कर नहीं सकते हैं इंडियंस का, है ना। तो वही कैसे इतने मेहरबान हो गए कि ये जमीन दे रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण थे ना वो ये थे कि अगर जो संथाल्स हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं तो वो लोग क्या है टैक्स वसूल कर सकते थे, है ना। परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड आएगी उसके हिसाब से वहां पे टैक्स लगेगा और वो टैक्स वसूल कर सकते थे। ऐसे करके वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते थे। तो यहाँ पे इनका एक ये इंटेंशन था कि संथाल्स एग्रीकल्चर करें और हम जो है टैक्स वसूलने चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये था कि जो पहाड़ीज रहते थे ना उन लोगों को भी यहाँ से उनको निकालना था। तो ये भी एक कारण था इनका, ठीक है। तो 2 कारण आप ऐसे डाल सकते हो, दामिन-कोह के बारे में डालना है। उसके बाद 25th वाला देखेंगे कि फोर्टिफिकेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले इसके फायदे देख लेते हैं स्टूडेंट की। जैसे एग्रीकल्चरल जो ट्रैक्ट है ना वो बिल्कुल अलग हो गया था, जिसकी वजह से गार्डन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इन सब चीजों को बचाया जा सकता था एनिमल्स से, ठीक है। कोई भी मतलब डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है किसी भी चीज पे। तो ये प्रोटेक्शन एक यहाँ पे मिल रही थी इसको। और दूसरी चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया था, जो तुंगभद्रा से पानी इनको मिलता था, तो वो भी एक सेपरेट मतलब उसके लिए इजी हो गया था कि इतने इतने एरिया में ही ये पानी जो है रहेगा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस आप डाल सकते हो। लेकिन क्या डिसएडवांटेजेस थे कि ये बहुत कॉस्टली था। अब ये सोचिए आप हर चीज की फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हर चीज को फोर्टिफाइड कर रहे हैं तो जो ये भाई किलेबंदी हो रही है ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी, इसके लिए बहुत खर्चा भी इनका लगा था। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपके मार्केट से जो चीजें आ रही हैं जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, टूल्स है, तो इनको पहुंचने में बहुत देर लगती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया तक पहुंचने में टाइम लगने की वजह से यहाँ पे डिफिकल्टी भी इनको होने लग गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस आप डाल सकते हो। 26 क्वेश्चन देखेंगे। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट 6th सेंचुरी बीसी इज रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। यानी अर्ली इंडियन हिस्ट्री के लिए ये किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है 6th सेंचुरी बीसी का समय, तो ये आपको बताना है। और तो जैसे इसमें क्या है ना इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस समय पे जो टाउन्स बनने शुरू हो गए थे, सिटीज बनने शुरू हो गए थे, कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट हो गया था, है ना, इसका डेवलपमेंट हो चुका था। एंड यहाँ पे क्या है जो डाइवर्स सिस्टम आ चुका था, जैसे जैनिज्म आ चुका था, बुद्धिज्म आ चुका था, अलग धर्मों ने यहाँ पे जन्म ले लिया था। और जैसे महाजनपदास वगैरह आ गए थे, 16 महाजनपदा, जिसमें से सबसे पावरफुल था मगधा, ये भी आ चुका था। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद और में ये बोल रहा है कि हाउ द पीरियड ऑफ मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी। अब देखिए मिलेनियम बोले, देखो क्वेश्चन को कैसे कंफ्यूज कर रहा है, ये पूछ तो यही रहा है 6th सेंचुरी बीसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से डाल देगा तो बच्चे सोचते रहेंगे कि क्या पूछना चाहता है। मिलेनियम मतलब 1000 साल बोला जाता है, ठीक है ना। 1000 साल का जो टाइम होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। और मिड फर्स्ट यहाँ पे तो वही समय आ जाएगा 500 से 600 बीसी का समय आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके से ये मेजर टर्निंग पॉइंट बनता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इमरजेंस ऑफ थिंकर्स आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। वहां पे पूछ रहा है कि वर्ल्ड के हिसाब से आपको बताना है ना मेजर टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग थिंकर्स आ जाते हैं, है ना। ईरान में आ जाते हैं, आपके चाइना में आ जाते हैं, प्लेटो आ जाते हैं, एरिस्टोटल, ये सब इनके नाम हैं थिंकर्स के। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस पता लगने लग जाता है कि भाई ह्यूमन का किस तरीके से जो सोशली चीजें होती हैं उनसे क्या रिलेशन रहा है।
एंड यहाँ पे जो न्यू किंगडम्स हैं, न्यू सिटीज हैं, वो एमर्ज होने लग जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना। उसके बाद क्या डाल सकते हो कि सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत चेंज हो जाती है लोगों की। यहाँ पे टाउन्स वगैरह में लोग रहने लग जाते हैं। पहले क्या है, एक तरीके से मतलब आदि मानव की तरह रहते थे ना, लेकिन अब यहाँ पे लोगों को खाना पीना रहना ये सब समझ में आने लग जाता है। वो क्राफ्ट में भी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें वो लोग करने लग जाते हैं, तो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी आ जाती हैं, क्योंकि आयरन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो आयरन से टूल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो इस तरीके से नई टेक्निक्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब देखेंगे 27th क्वेश्चन, राइट अबाउट द खानका एंड डेवलपमेंट ऑफ सिलसिला ऑफ सूफिज्म। तो आपको बताना है कि खानका जो है ये क्या होता है और सिलसिला ऑफ सूफिज्म ये क्या चीज है। 27 का आंसर देखेंगे कि खानका एंड सिलसिला जो है इसके क्या एविडेंसेस मिले हैं और उनका डेवलपमेंट कब होता है। तो ये 11th सेंचुरी में होता है जब सूफिज्म आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुरान की स्टडीज वगैरह जो है इसकी प्रैक्टिसेस की जाती थी सूफियों के द्वारा। देखो ये लोग भी क्या है, कुरान पढ़ रहे हैं और जो नॉर्मल आपके उलेमास हैं वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, बस इनकी थिंकिंग में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूफिज्म है ये किसी को बाउंड नहीं करता है कि भाई आप जो है इससे बंध जाओ, किसी भी मतलब किसी भी प्रैक्टिसेस से आप बंध जाओ, ये बाउंड नहीं करता है। उलेमास जो है ये कट्टरपंथी होते हैं, ये बाउंड करते हैं लोगों को, बस यही फर्क होता है नॉर्मली, बाकी का धर्म सेम ही है। तो यहाँ पे जो है जो सूफी है वो क्या करते हैं, यहाँ पे खानका बनवाते हैं। एक तरीके से ये लोगों की रेस्टिंग की प्लेस होती है, जो ट्रैवलर्स आते हैं दूर दूर से, है ना, जो उनके रिलीजियस ऑर्डर्स के द्वारा बनाए जाते हैं ये खानका वगैरह। तो एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें रूम्स होंगे, मतलब लोग जो है यहाँ पे शरण लेते हैं, तो इसको खानका बोला जाता था। और जो इनके टीचर्स होते थे यानी जो सूफी होते थे उनको शेख बोला जाता था, पीर है, मुर्शीद है। तो ये जो तीनों शब्द है ना ये पर्शियन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। और यहाँ पे जो उनके डिसाइपल होते हैं, जो उनके सक्सेसर बनेंगे, भाई टीचर के बाद जो सक्सेसर बनेगा उसको खलीफा बोला जाएगा, ठीक है, और मुरीद भी बोलते थे। फिर यहाँ पे क्या है बोल रहा है कि जो सिलसिला है ये क्या चीज है सूफियों के अंदर, तो ये एक तरीके से जैसे चैन टाइप बन जाएगी। एक टीचर होगा और उसके जो है 4 स्टूडेंट है सपोज करो, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या है, ये इनके 4 स्टूडेंट जो है इनका सिलसिला बनता जाएगा। उसके बाद फिर ये टीचर बन जाएंगे और फिर इनके स्टूडेंट भी बन जाएंगे। तो ऐसे करके ना यहाँ पे पूरी एक चेन बन जाती थी। अब ये चारों जो है कभी तो टीचर बनेंगे, तो इनके जो स्टूडेंट बनेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसे चेन जो बढ़ती चली जाएगी, तो इसको यहाँ पे सिलसिला बोला जाता था। तो जैसे चिश्ती सिलसिला है ना, सुहरवर्दी सिलसिला है। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आप ये सारी चीज देख सकते हो स्टूडेंट, ये आंसर पूरा गिवन है। और में देख लेंगे, सूफिज्म इन्वॉल्व एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मेटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो किस तरीके से जो सूफियों के जो विचार है ना ये यहाँ पे ग्रो होते हैं कैलिफेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनके मेटेरियलिज्म सिस्टम है, जैसे जो उलेमास वगैरह होते थे, जो कट्टरपंथी होते थे, उनके लिए यहाँ पे इनके क्या रिएक्शंस निकल के आते हैं सूफियों के, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि जो सूफीज थे ना, अब ये देखो धर्म तो सेम ही है इस्लाम, लेकिन यहाँ पे जो इनके कट्टरपंथी हैं और सूफियों के बीच में कभी नहीं बनती थी, क्योंकि सूफियों का ये मानना था कि ये लोगों को एक तरीके से परेशान करते हैं। इसके लिए जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो सुन्ना पढ़ रहे हैं, उसकी हिदायत देके सूफियों का मानना था कि जो उलेमास है ना वो लोगों को बाउंड करते हैं, है ना, मतलब अपने हिसाब से जो है ये लोगों को मोल्ड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं लिखा है किसी भी कुरान में, सुन्ना में, कि लोगों को इस तरीके से बाउंड करके उनसे जो है पूजा पाठ करवाई जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सूफीज है ना उनका मानना ये था कि आपके दिल में जो है आपके ईश्वर के प्रति प्रेम रहना चाहिए, रेस्पेक्ट रहना चाहिए, और आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनसे अपने मतलब अपने लव एंड अफेक्शन से, अपने म्यूजिक से, सिंगिंग से आप अपने गॉड से कनेक्ट रह सकते हो। तो इस तरीके की कुछ इनकी विचारधारा थी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे उलेमास और सूफीज की इसी वजह से नहीं बन पाती थी, क्योंकि दोनों के अलग अलग थिंकिंग थी, ठीक है। उसके बाद मूव करेंगे सेक्शन सी में। तो 28 क्वेश्चन बोल रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म गांधी जी वॉज ऑफन identified with the making of a nation, describe his role in the freedom struggle of India। तो आपको बताना है कि भाई गांधी जी का क्या रोल रहता है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो ये आपको बताना है। एंड और में देख लेंगे, गांधी जी आइडियोलॉजी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज सिग्निफिकेंट features of his nationalist struggle, and in this regard elucidate how non-cooperation movement was a mass movement with the participation from every segment of the society। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, और यहाँ पे आपको गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है ये बतानी है कि हर सेगमेंट के लोगों के लिए उनकी क्या क्या चीजें रही हैं, कैसे उन्होंने स्टेप लिया है, ये बताना है, ठीक है।
तो 28 का आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री में बताया गया है कि गांधी जी जो हैं वो मेकिंग ऑफ नेशन रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, कैसे इन्होंने एक मास मूवमेंट को तैयार किया था, तो ये सारी चीजें हमको बतानी है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो 1919 से लेके 1947 का रहता है। इसको गांधीयन एरा भी बोलते हैं। इस समय पे गांधी जी जो है बहुत ज्यादा रिफॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पूरे नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। तो जिस तरीके से लोग जो लड़ रहे थे, इनका लड़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। इन्होंने जो है सत्याग्रह को फॉलो किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फॉलो किया था। मतलब ये क्या है, अपनी तर्क पे लोगों को जो है मनवाते थे, अपनी बातें ब्रिटिशर्स से मनवाते थे अपनी बातें, ठीक है, कोई वायलेंस नहीं करते थे। और यहाँ पे जो इनकी क्वालिटी होती है ना लीडरशिप की, ये बहुत बढ़िया होती है। बहुत ज्यादा लोग जो है इनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और इस नेशनल मूवमेंट को वाइड करने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सोशल ग्रुप्स हैं वो भी जैसे इन्होंने चलाए थे कि भाई अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। जो अनटचेबल लोग जिसको तुम लोग समझते हो वो हरिजन्स हैं एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गांधी जी के जो बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज थे ना, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं कि किस तरीके से जो पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, आर्टिसंस हैं, सब इनकी बात मानने लग गए थे। और बहुत बड़े मास को ये अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते थे। मतलब बहुत लोग जो है इनके पीछे चले जाते थे, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर देखा गया है कि किस तरीके से 1600 लेडीज ने लिक्वर शॉप जो है उनको बंद करवा दिया था प्रोटेस्ट के जरिए, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत योगदान रहता है। और उसके बाद यहाँ पे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई इन्होंने नारा भी दे दिया था, करो या मरो। अब मतलब पूरी तरीके से चीजें है ना हाथ से निकल चुकी हैं। ब्रिटिशर्स को किसी भी हालत से मतलब निकालना है अपने देश में से, तो इसीलिए यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद और में अगर हम देखें तो किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये भी जो महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह होता है सबसे पहले, जैसे गांधी जी 1915 में आते हैं। उसके बाद 1917 में इनका पहला सत्याग्रह होता है चंपारण में, जहां पे मतलब ये जो नील की खेती से परेशान जो फार्मर्स थे ना, उनके लिए यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं गांधी जी। उसके बाद तो बस इनके सत्याग्रह का सिलसिला शुरू ही हो जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखा गया है एक मूवमेंट, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाता है ब्रिटिशर्स की चीजों को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ये भी यहाँ पे दर्शाई जाती है। किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने स्कूलों को छोड़ रहे हैं, अपने कॉलेजेस को छोड़ रहे हैं, पढ़ना छोड़ के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो नेग्लेक्टेड सेक्शन था ना, वो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता था। जैसे एक कान्हा भगत पर्सन थे जो ओरोन ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये भी क्या है, छोटा नागपुर में एक प्रोटेस्ट चलाते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट धरनास वगैरह जो है, इसमें लेडीज भी है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है, हर चीज बॉयकॉट करनी है ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई जो भी चीजें हैं, जैसे फॉरेन क्लोथ्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, लॉ कोड्स हैं, लिकर है, कॉमन कंसर्न की जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ना उनकी बॉयकॉट करनी है, तभी जो है ब्रिटिशर्स को अकल आएगी करके, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी जो है बोलते हैं कि भाई स्वदेशी को बस बढ़ावा दो, स्वराज को बढ़ावा दो, अपने अपने देश की चीजों को बढ़ावा दो, ठीक है। इनके यहाँ पे तो कुछ भी ना पढ़ना लिखना, इनके कॉलेजेस स्कूल सब बंद करो। उसके बाद तो ये जो मूवमेंट है काफी लार्ज एरिया में ये पहुंच जाता है हमारे इंडिया के अंदर। और गांधी जी जो है वो इंडिजीनियस विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा देते थे, ठीक है। खादी को ज्यादा बढ़ावा उन्होंने दिया है, चरखा से मतलब एक तरीके से स्पिनिंग करो और अपने देश की चीजें बनाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस विद द एग्जांपल हाउ भक्ति एंड सूफी सेंट्स प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो किस तरीके से भक्ति एंड सूफी जो सेंट्स रहे हैं उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड और में देख लेंगे, कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू हिज पोएम्स, कपलेट्स एंड कोट्स, explain his source of inspiration and how he used various tradition to express himself। ठीक है, तो कबीर जी के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने क्या रियलिटी दर्शाई है जीवन की एक्चुअली अपने पोएम्स के अंदर, अपने कपलेट्स, अपने कोट्स के अंदर इन्होंने किस तरीके से जो है सारी चीजों को दर्शाया है। जो भी सोर्सेस इनके मिले हैं उनसे हमें क्या देखने को मिलता है, क्या उनके जो विचार थे वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। 29 का आंसर देखेंगे कि किस तरीके से जो भक्ति एंड सूफी सेंट्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और मासेस को अपने साथ जोड़ते हैं लोकल लैंग्वेज के द्वारा ही।
तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देख लेंगे हम। जैसे चिश्ती सिलसिला के जो सूफीज होते हैं वो हिंदवी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, और जैसे बाबा फरीद जो है वो पंजाबी लैंग्वेज में अपने वर्सेस जो है वो बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो सूफीज पोएट्रीज वगैरह दी गई है ना, जैसे मसनबी जो है इनकी पूरी एक कंपाइलेशन है पोएट्रीज का, जिसके अंदर जो कुरान है, हदीस है, इन सब की जो स्टोरीज डाली गई हैं। तो जब वो उसको रेसिटेशन करते हैं ना अपने हॉस्पाइस के अंदर, रेसिटेशन मतलब अपनी धर्मशाला वगैरह पे रेसिटेशन जब करते हैं इन सब चीजों का, उसको समा बोलते हैं। रेसिटेशन का मतलब जैसे समा उनकी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कंपोज किया है पद्मावत को। और यहाँ पे बीजापुर में जो राजा रहते हैं कर्नाटक के अंदर, वो दक्कनी लैंग्वेज को यूज करते हैं और उर्दू लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे अलवार से नयानार जो है ना ये तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जो महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स रहे हैं जैसे तुकाराम है, एकनाथ है, रामदास है, तो ये मराठी लैंग्वेज को यूज करते हैं। एंड गुरु नानक जो है ये पंजाबी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो वीर शिवास हैं, जो बसावन्ना वाली कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कन्नड़ा लैंग्वेज को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये बंगाल की लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें दे रखी है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या है, यही बताया कि लोकल लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज को किस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है इन सेंट्स के द्वारा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो कबीर हैं उनकी जो पोएम्स है उसमें कैसे अल्टीमेट रियलिटी दिखाई गई है, क्या जो सच्चाई है वो बताई गई है, कि क्या रिचुअल्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे बताया गया है कि कबीर जी जो है ये 14th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और ये जो है निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते थे, ठीक है। निर्गुण मतलब जैसे आपके भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं होगी, कोई तस्वीर नहीं होगी, भगवान जो है एक तरीके से निराकार होगा, फॉर्मलेस होगा। तो इस तरीके से बताया यहाँ पे, ठीक है। तो और ये जो है इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो ये रिचुअल्स वगैरह मनाते हैं ना लोग, ये कैसे मीनिंगलेस होते हैं हिंदू धर्म में भी एंड इस्लाम धर्म में भी। और जैसे कबीर जी ने वेरियस ट्रेडिशंस जो हैं वो यूज किए हैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन है, इन्होंने बोला है कि अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर है, ठीक है। जो हम इस्लाम धर्म में जिन नामों को पुकारते हैं वही सेम हिंदू धर्म में राम, हरि ये सब बच जाते हैं, ठीक है। वेदांतिक में जैसे इन्होंने बोला है कि भाई जो चीजें हैं जैसे अलख है ना, निरंकार है, और जैसे ब्राह्मण है, आत्मन है, ये सारे वर्ड्स इन्होंने वेदांतिक ट्रेडिशन से उठाए हैं। एंड योगिक ट्रेडिशन से इन्होंने क्या उठाया, जैसे शब्द एंड शून्य, ठीक है। तो ये क्या है, जो कबीर थे ना ये मतलब इनका मानना ये था कि जितने भी आप लोग ये रिलीजियस फॉर्म के लिए लड़ते हो, है ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान सिर्फ एक ही है, ठीक है, सबका मालिक एक, इस तरीके से याद रखना। 30 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूमिस्मैटिक्स एंड हाउ हैज द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प न्यूमिस्मैटिक टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे बताना है आपको सिक्कों की स्टडी के बारे में। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स से किस तरीके से हमें कमर्शियल नेटवर्क्स के बारे में पता लगता है, ट्रेड के बारे में पता लगता है, और किस तरीके से किंगडम्स वगैरह के बारे में भी पता लगता है, ये सब आपको डालना है। तो न्यूमिस्मैटिक्स जो है ना ये स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है, और ये एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है किसी भी किंगडम के बारे में पता करने के लिए। वैसे स्क्रिप्ट्स हैं, इमेजेस है, इससे भी हमें पता लगते हैं, ये भी विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कॉइन्स भी इस तरीके से हमें नॉलेज देते हैं, बताते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले है ट्रेड के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो जैसे अर्ली हिस्ट्री में तो क्या है कि बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है, लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स भी यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे पंच करके इन कॉइन्स को बनाया जाता था। ये मोस्टली कॉपर एंड सिल्वर के होते थे। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे ट्रेड की जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो ये एक्सकवेशन में पाए गए हैं ना पंच मार्क सिक्के, तो इससे पता लगता है कि इन इन एरियाज में यानी सब कॉन्टिनेंट एरियाज में कहाँ पे ट्रेड की जाती थी। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये चीजें एडवांस होती चली जाती हैं। फिर आते हैं कुशानाज डायनेस्टी, ठीक है, तो जिसके राजा होते हैं कनिष्क। तो ये लेकर आते हैं प्योर गोल्ड के सिक्के, ठीक है। तो इनके ये क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं प्योर गोल्ड के सिक्के, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये इंस्पायर्ड थे ग्रीक पार्थियंस वगैरह से। जो रोमन एम्पायर था ना, तो वहां पे सबसे पहले चलते थे ये प्योर गोल्ड के सिक्के। तो वहीं के यहाँ पे क्या है ना, 4.5 ग्राम का जो सिक्का है गोल्ड कॉइन का, ये इस तरीके से देखा गया था, ठीक है। और सेम ही इंट्रोडक्शन जो है ये कनिष्क राजा ने भी करवाया था। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इनके जो कनेक्शंस जुड़े हुए थे रोमन एम्पायर से, ठीक है। तो रोमन एम्पायर जो है ये एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क रहा है, बहुत पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय से ही हम यहाँ पे देख सकते हैं
ठीक है, तो यहाँ पे साउथ इंडिया वगैरह में बहुत ज्यादा जो है रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस था। पहले क्या है, बैंक तो हुआ नहीं करते थे, तो जिन लोगों के पास भी कॉइन्स होते थे ना, वो धरती में गाड़ देते थे और फिर समय के साथ वो लोग मर जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सकवेशन में बहुत सारे कॉइन्स वगैरह देखे गए हैं और उससे उस समय के जो पीरियड है, उसका जो रूल रहा है, राजा का जो रूल रहा है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता लगती हैं। एंड यहाँ पे जो कॉइनेज सिस्टम है, यानी जो आपका न्यूमिस्मैटिक है, वो यही चीज बता रहा है कि किस तरीके से इनके जो कमर्शियल नेटवर्क्स बनते हैं, कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंडर में। ठीक है, तो ये सब डाल देना आप इसके अंदर। एंड नेक्स्ट और में देखेंगे, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड ट्रेड फ्रॉम 600 बीसीई टू 600 सीई। तो यहाँ पे आपको लैंड ग्रांट का सिस्टम बताना है। एंड ये जो टाइम पीरियड पूछ रहा है 600 बीसी से लेके 600 सी के बीच में किस तरीके से लैंड ग्रांट्स किए जाते थे और किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंड ग्रांट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो भूमि दी जाती थी, सबसे पहले ब्राह्मण्स को दी जाती थी, जिसको अग्रहारास बोला जाता था। तो ये जो लैंड ग्रांट है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी दी जाती थी। और यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको ओपनली राइट होता था कि वो कलेक्ट कर सकते हैं जो भी ड्यूज हैं वहां के लोकल पीपल से। एंड विमेन्स जो थी ना, उनको कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंसी नहीं थी कि वो एक्सेस कर सकती हैं इस टाइप के रिसोर्सेज को, जैसे लैंड है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे प्रभावती गुप्ता, जो किसकी डॉटर है, चंद्रगुप्त टू की डॉटर है। एक एरिस्टोक्रेटिक विमेन थी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक्सेस किया था लैंड का। ये पहला ऐसा केस था जहाँ पे जो लेडी होते हुए उनको ये सारे अधिकार थे। ठीक है, इन्होंने रूल भी किया था, इन्होंने लैंड भी ग्रांट की थी, ये सब काम किए थे इन्होंने। एंड यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो लैंड ग्रांट है ना, वो धीरे धीरे जो राजा का पॉलिटिकल पावर है ना, उसको वीक करती थी, क्योंकि जो राजा का जो कंट्रोल था ना सामंतों के ऊपर, वो कम होता जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें देखी गई हैं कि लैंड ग्रांट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं ना। और ये सारी चीजें जो है इनके रिलेशन को भी दिखाती हैं कि किस तरीके से कल्टिवेटर्स एंड राजा के बीच में जो रिलेशन बढ़ते हैं लैंड ग्रांट्स के दौरान। अब आते हैं हम ट्रेड पर। तो जो ट्रेड है ना, वो मतलब लैंड के द्वारा है ना, रिवर रूट्स के द्वारा किया जाता था उस समय पे, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। और यहाँ पे जो है सी फेयरर्स भी देखे गए हैं, जो नाविक होते हैं, इनका काम तो बहुत रिस्की होता है लेकिन ये हाई प्रॉफिटेबल होता है। और जैसे कि अगर हम देखें, सक्सेसफुल मर्चेंट रहे हैं उस समय पे, मसत्तुवन करके एक थे इन तमिल में, और शेट्टीज भी। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं ये सक्सेसफुल मर्चेंट के रूप में दिखाए गए हैं, बहुत ही रिच रहे हैं अपने समय पे। और यहाँ पे जो ट्रेड किया जाता था ना, वो किन चीजों का किया जाता था, जैसे सॉल्ट है, ग्रेन है ना, और आपका जो स्टोन है, टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, पेपर्स हैं, ये सारी चीजों का यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था? अरेबियन सी से किया जाता था टू द मेडिटेरियन सी तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप आंसर डाल देना इसका। उसके बाद हम मूव करेंगे सेक्शन डी पे। तो यहाँ पे जो सोर्सेज दे रखे हैं आपको, 3 सोर्सेज दे रखे होंगे 4 मार्क्स के। तो पहला सोर्स है 31 वाला, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। तो मॉन्क्स एंड नन्स के लिए क्या रूल्स बनाए हुए थे बुद्धिज्म में, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मॉन्क्स है ना, इनको भिक्षुस बोला जाता था, और जो नन्स थी इनको भिक्षुनीज बोला जाता था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है ये पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट, ये विनय पिटका से लिया हुआ है पूरा। एंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज विनय पिटका, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विनय पिटका क्या था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो विनय पिटका जो है ना, ये 3 पिटाकास में से एक था सूत पिटका, दूसरा है अभिधम्म पिटका, और तीसरा है विनय पिटका। ठीक है, तो विनय पिटका के अंदर जो मॉन्क्स एंड नन्स है ना, उनके लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले डालना है कि बुद्धिज्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पिटाका था। पिटाका का मतलब होता है बास्केट, जो एक पाली शब्द है। एंड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक मैन एंड विमेन जॉइंट संघा, गिव 2 रीजंस। तो यहाँ पे आपको बताना है मैन एंड विमेन जो है इन्होंने क्यों संघा को ज्वाइन किया था, कोई भी 2 कारण आपको बताने हैं। तो ये वो लोग हुआ करते थे जो अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल एंड डिसिप्लिन तरीके से जीना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने संघा को ज्वाइन किया, और ये बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे इस वजह से भी। एंड दूसरा डाल सकते हो कि ये जो है ये मतलब जो दुनियादारी के जो प्लेजर्स है ना, उन मतलब जो भी इच्छा वृत्ति है उन सब से दूर रहना चाहते थे, मोह माया से दूर रहना चाहते थे। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने संघा को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे 2 कारण डाल देना। उसका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द बौद्ध संघ and mention 2 rules laid by the संघास that should be observed by the भिक्षुस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बौद्ध संघ के बारे में बताना है कि बौद्ध संघ क्या था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था मॉन्क्स का, जो क्या करते थे, धम्मा को परस्यू करते थे। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत ही नॉर्मल लाइफ एंड डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, और ये उतनी ही चीजें रखते थे जितना इनके डेली नीड्स के लिए जरूरत होती थी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इनके जो रूल्स हैं संगम में वो क्या है कि अगर आपने कोई ब्लैंकेट लिया है या कोई रग लिया है तो वो 6 साल तक आपको चलाना है। और सेकंड डाल सकते हो कि अगर कुछ भी खाना पकाया गया है भिक्षुक के द्वारा तो वो शेयर करके खाना है, आप अकेले नहीं खा सकते हो उसको, ठीक है। अब मूव करेंगे 32nd सोर्स पे। तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में आपको बताना है। इनका 1857 के रिवॉल्ट में काफी योगदान रहा था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखे हैं स्टूडेंट, ये आप पूरा पढ़ लेना। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये कौन थे? ये मौलवियों में से एक ऐसे मौलवी थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। ये एक तरीके से फ्रीडम फाइटर हम उनको बोल सकते हैं। अवध रीजन के थे ये, ठीक है। तो अवध मतलब वही फैजाबाद वाला एरिया, जो अयोध्या वाला एरिया है ना, उसी को बोलते हैं। और ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े बड़े मोर्चे संभाले थे एक समय पे। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज पॉपुलर। ये क्यों इतने पॉपुलर हुए थे स्टूडेंट? तो इन्होंने क्या है ना, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब एक तरीके से रिलीजियस वॉर को बोलते हैं, जो अपने धर्म के लिए लड़ाई होती है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है इसका नारा दिया था, लोगों को जो है जागरूक किया था कि आप लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो अपने धर्म के लिए। तो इसलिए ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। गांव-गांव जाके इन्होंने ये मतलब मूव करके और यहाँ पे ये मैसेज लोगों को दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच बैटल वाज फॉट बाय अहमदुल्ला शाह। अब देखो ये मौलवी थे लेकिन इन्होंने एक बैटल में भी अपना योगदान दिया था, लड़ी थी उन्होंने वो बैटल। तो वो बैटल थी चिन्हट की बैटल, जो अवध के पास एक एरिया है चिन्हट, वहां पे ये लड़ाई हुई थी और वहां पे ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से हारे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या एक मैसेज देता है कि भाई जो राजा है ना, या फिर जो लोकल लोग हैं या जो भी आपके ट्रेडर्स हैं या सिपाही हैं ना, ये सारे लोग ही योगदान नहीं दे रहे थे रिवॉल्ट के अंदर, मौलवीज भी लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो ये एक पूरा मैसेज जाता है। उसके बाद हम मूव करेंगे यहाँ पे 33 सोर्स पर। यहाँ पे बोल रहा है ट्रेड बिटवीन द ट्राइब्स एंड द प्लेन्स। तो यहाँ पे अबू फजल ने बताया है कि किस तरीके से जो हिली एरिया के जो ट्राइब्स है ना वो प्लेन एरिया में ट्रेड करते थे। तो उससे रिलेटेड है ये पूरा पैसेज, आप पढ़ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। What are the modes of transport described in this passage? तो जो ट्रेड होती थी उसके लिए किस तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो लोग यूज करते थे? तो जैसे कि क्या है, जो मैन का बैक होता है, मतलब पीठ जो होती है उस पे सामान लाद के ले जाते हैं, या फिर जो खच्चर के द्वारा, खच्चर पे भी सामान जो है उसको लाद के ले जाते थे और नीचे लेकर आते थे। तो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज करते थे ये लोग। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि नेम द प्रोडक्ट्स दैट वर टेकन फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन से क्या क्या चीजें जो है वो प्लेन्स तक पहुंचती थी। तो इसमें क्या है, आपका जो गोल्ड है, कॉपर है ना, जो आपके ये मस्क है ना, टेल्स है, और एक पूतास करके एक काव होती है, कुछ इस तरीके की होती है, ये याक के जैसे दिखती है। तो ये भी क्या होता था, ये प्लेन एरिया में यहाँ पे ट्रेड में यूज की जाती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड पीपल फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी बैक इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स। ठीक है, वो लोग वापस क्या लेकर जाते थे? अब वो नीचे तो ये लोग लेकर आ गए हैं, गोल्ड है, कॉपर है, कुतास काव है, मस्क है, टेल्स है, ये सब चीजें, लेकिन वापस क्या लेकर जाते थे? तो वापस जो है ये लोग जो प्लेन्स एरिया में जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे क्लोथ्स है, ठीक है, सॉल्ट है, हींग है, ऑर्नामेंट्स है, ग्लास है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये लोग वापस लेकर जाते थे, जिंजर वगैरह। तो ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? जैसे उन लोगों की जो डेली नीड्स होती हैं वो फुलफिल करते थे ये सारे गुड्स। तो यहाँ पे मूव करेंगे 34th के आंसर पे। तो फर्स्ट चीज क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे मूव करेंगे 34 के आंसर पे। तो ए क्या बोल रहा है, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है वन इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ गुप्ता किंगडम इन बिहार। तो गुप्ता किंगडम जो है ये कोई भी एक टाउन आपको बताना है जो बिहार के अंदर है, तो वो है वैशाली। यहाँ पे वैशाली दे रखा है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि वन बुद्धिस्ट साइट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर एक बुद्धिस्ट साइट आपको बतानी है, तो ये है नासिक, है ना, यहाँ पे लोकेट कर देना इसको महाराष्ट्र के। एंड इसका और में बोल रहा है कि वन बुद्धिस्ट साइट इन तेलंगाना। तो बहुत ही फेमस साइट है ये अमरावती। फोर्थ बोल रहा है द प्लेस ऑफ लॉन्च ऑफ डांडी मार्च। तो डांडी मार्च को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये अहमदाबाद डाल देना यहाँ पे, गुजरात का ये वाला लोकेशन सेंटर में। एंड उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टू इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क्ड एज 1 and 2 वर अमॉन्ग मेजर सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन 1857। तो यहाँ पे दो प्लेसेस मार्क करके दे रखी होंगी स्टूडेंट आपको, तो उनके नाम बताना है। तो पहली प्लेस है कैलकाटा, है ना, तो यहाँ पे भी 1857 का जो रिबेल है ये हुआ था। एंड सेकंड है आपका बॉम्बे, यानी जिसको आज की डेट में मुंबई बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो है ना एक धुले डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली जो महाराष्ट्र में एक धुले डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो ट्राइब्स है ना उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो साउथ में जो है कहाँ पे रिवॉल्ट था ये 1857 का, तो बताना है आपको महाराष्ट्र के अंदर धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट आपका पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारा क्या है 7वां सैंपल पेपर है, ऐसे करके 3 और मैं आपको कवर करवा दूंगी। एंड 11 से लेके 15 तक के सारे एमसीक्यूज जो सैंपल पेपर के हैं वो भी आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो यहाँ पे अरिहंत का जो सैंपल पेपर सीरीज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख के जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।